Hello aspirants, hope you all are doing well. In this video, we will discuss an effective strategy that how to prepare for legal translation and make a legal glossary. Generally सब यही बोलते हैं कि डेग्लॉट बेयर एक्ट ले लो, ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा, अपनी लीगल ग्लॉसरी बनाओ, बहुत हेल्पफुल होता है. अरे लेकिन प्रिपेयर कैसे करना है एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल ग्लॉसरी? डोंट वरी, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे. फर्स्टली आई एम गोइंग टू एड्रेस द एसेंशियल्स फॉर प्रिपेयरिंग इट. हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. Then we'll cover the terms and their translation. First step in preparing legal glossary is selecting a specific legal act. It could be anything from the constitution, criminal law, civil law. जो भी एक्ट आप पढ़ रहे हैं उसी के relevant terms एक अलग नोटबुक में लिखिए उसके हिंदी ट्रांसलेशन के साथ और vice versa. For this series we will be using Code of Criminal Procedure. हम CRP से शुरू करेंगे as our reference and you can apply the same method to any other legal act. The next step is to obtain the Deglot edition. जो भी एक्ट आपने स्पेसिफिक एक्ट सिलेक्ट किया है उसका आप Deglot edition लीजिए. एंड Deglot edition होता है जिसमें एक साइड में पूरा आपको इंग्लिश में लिखा होता है एंड दूसरे साइड में हिंदी में आपको सारी चीजें ट्रांसलेटेड मिलेंगी साइड बाय साइड. अगर आप सेग्रीगेट कर लेंगे क्रिमिनल लीगल टर्म्स अलग एंड सिविल अलग तो आई थिंक ज्यादा याद रख पाएंगे और हर एक्ट के रिविजन के साथ आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा. नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट, एक्सट्रैक्टिंग द वर्ड्स फॉर आवर ग्लॉसरी. We'll carefully go through each section of the act, identifying the relevant legal terms, phrases, and keywords. For every term, we'll note down its English counterpart and its Hindi translation. This way, we'll create a bilingual list of terms essential for legal translation. हमने सीआरपीसी के वो सभी टर्म्स लिए हैं जो हमारे ट्रांसलेशन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे. अगर ये टर्म्स हम ध्यान में रख पाए तो सेंटेंसेस फ्रेम करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी. इफ यू विल गिव जस्ट 10 to 15 minutes डेली इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस इन दिस सीरीज. हर वीडियो में 15 to 20 सेट ऑफ टर्म्स होंगे जो हम प्रैक्टिस करेंगे. We'll cover our first set of terms. Let's dive in. First term is extent, मतलब विस्तार. हर एक्ट के शुरू में दिया होता है कि वो कहाँ तक लागू होगा, उसका एक्सटेंट क्या होगा. स्कोप भी बोल सकते हैं, मतलब विस्तार क्या होगा. कमेंसमेंट, प्रारंभ होना, कि ये एक्ट या अधिनियम लागू कब से हुआ, शुरू कब से हुआ. शुरू होना मतलब प्रारंभ होना. एक्सप्लेनेशन का होता है स्पष्टीकरण. जब भी कोई ऑफेंस होता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब संज्ञेय अपराध है, या नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञेय अपराध है. अब देखिए बहुत सिंपल है. इन जनरल प्रोसीडिंग को क्या बोला जाता है? कार्यवाही. तो अगर वो प्रोसीडिंग जुडिशियल है तो क्या बोलेंगे? न्यायिक कार्यवाही. जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्यवाही. अब ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकारिता. और अगर वो ज्यूरिसडिक्शन लोकल है तो लोकल को क्या बोलेंगे? स्थानीय. तो स्थानीय अधिकारिता, लोकल ज्यूरिसडिक्शन. अब यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन के अगर टाइप्स भी आ गए, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, तो आप वैसे टर्म्स चेंज करके लिख सकते हैं. Building a glossary takes time and dedication, but our upcoming video series will definitely help you out. Keep practicing. We'll cover 15 to 20 words in each video. Now, these terms are extremely important. इनका exact translation, exact difference पता होना बहुत जरूरी है कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि पूरे सीआरपीसी में ये बार बार यूज होगा. चार्ज को आरोप बोला जाता है, आरोप लगाना, चार्ज लगाना. अब इसमें ये देखिए कि डिफरेंस क्या है. इंक्वायरी को आप और कुछ नहीं बोल सकते. इंक्वायरी मतलब जांच होता है. इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण. इन्वेस्टिगेशन में अगर आपने ट्रांसलेशन में जांच लिख के आ गए या इंक्वायरी में अन्वेषण लिख दिया तो वो करेक्ट नहीं होगा. कंप्लेंट को कहते हैं परिवाद. तो ये चारों आप याद रखिए. पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर को क्या बोलते हैं? अभियोजक. तो अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पब्लिक को लोक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक. किसी भी ऑफिसर को क्या बोला जाता है? अधिकारी. और अगर वो ऑफिसर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस पर्टिकुलर चीज का उसको चार्ज दिया गया है, तो उसको भार साधक बोलेंगे क्योंकि उसके ऊपर किसी चीज का चार्ज है. तो ऑफिसर इन चार्ज, भार साधक अधिकारी. एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को हम कार्यपालक अधिकारी कहते हैं. नाउ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, अब ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा. इसको क्या बोला जाता है? अभियोजन निदेशालय. अभियोजन निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन. कोई भी ऑफिसर को अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं, ऑफिसर तो हमें पढ़ लिया कि अधिकारी होता है. अब उस ऑफिसर को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो तो अपॉइंटेड का मतलब होता है नियुक्त, नियुक्त अधिकारी. एरिया मतलब होता है क्षेत्र. तो अगर वो कोई पर्टिकुलर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? महानगर क्षेत्र. नोटिफिकेशन को अधिसूचना, नोटिफिकेशन अधिसूचना, ये आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा टर्म. अब ये दो टर्म्स आप साथ में पढ़िए, डिविजन एंड सब डिविजन. तो डिविजन को क्या बोलते हैं? खंड. और सब डिविजन क्या हो जाएगा? उपखंड. और वहीं पे टेरिटोरियल मतलब होता है प्रादेशिक. तो टेरिटोरियल डिविजन हो गया प्रादेशिक खंड. और सेविंग को बोलते हैं व्यय वृत्ति. ये बेयर एक्ट में एग्जैक्टली ये टर्म यूज किया हुआ है, सेविंग क्लॉज, व्यय वृत्ति.
अब विक्टिम कौन होता है? विक्टिम होता है पीड़ित। अक्यूज्ड को बोलते हैं हम अभियुक्त। अक्यूज्ड इज अभियुक्त। असिस्टेंट मतलब होता है सहायक। सुपीरियर वरिष्ठ। अगर कहीं लिखा है सुपीरियर ऑफिसर तो हमें पता है वरिष्ठ अधिकारी, ऑफिसर अधिकारी, तो सुपीरियर ऑफिसर। एड सहायता। एड का मतलब होता है सहायता करना। जैसे विक्टिम को एड देना तो पीड़ित की सहायता करना। नाउ ट्रायबल इज विचारणीय। अब ट्रायबल कोर्ट लिखा है अगर तो विचारणीय न्यायालय। That's it for today's video. If you found this helpful, like the video and share it with others who might benefit from it. Or if you have any question or suggestion, please leave them in the comment below. Thank you for watching Judiciary Souls.